बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा फिलोसफी ऑफ लॉ का चैप्टर नंबर 3 जो है सोर्सेज ऑफ लॉ, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका अहाता हम कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो कौन कौन से हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, the contention is that law is not made but is formed by. The contention is that law is not made. Law is not made but is formed by dash. ऑप्शन ए है, ये जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं उन्होंने ये नजरिया दिया है। ए स्टार्क ने, बेंथम ने और सर हेनरी मैले ने। ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं जूरिस्ट, इन तीन लोगों ने ये नजरिया दिया। बी स्विग्नी, तो सामंड और होलैंड, यानी बी ऑप्शन के अंदर स्विग्नी, सामंड और होलैंड। और सी ऑप्शन है स्विग्नी, सर हेनरी मैने और पुश्तक, PUCHTA, पुश्तक, यानी स्विग्नी, सर हेनरी मैने और पुश्ता ने दिया। और डी ऑप्शन है डाइस, स्विग्नी और होकर ने दिया। ठीक है, होकर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कि द कंटेंशन इज दैट लॉ इज नॉट मेड बट इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज स्विग्नी, सर हेनरी मैने और पुश्ता, ये तीन जूरिस्ट जो हैं इन्होंने ये नजरिया दिया। द कंटेंशन इज दैट लॉ इज नॉट मेड, कि लॉ जो है वो खुद ब खुद नहीं बना है बट इज फॉर्म्ड, तो उसको बनाया गया है। ये नजरिया जो है वो दिया स्विग्नी ने, सर हेनरी मैने और पुश्ता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामंड आर, कि सामंड के मुताबिक लॉ की कितनी इकसाम है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामंड आर, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। So there are two kinds. Option A is the right option of this question. There are two kinds of sources of law according to Samand. Samand के मुताबिक दो काइंड्स हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो सामंड ने दो काइंड्स दी हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की, वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामंड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामंड। ऑप्शन ए है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ, ऑप्शन बी है मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ और ऑप्शन सी है both A and B options are correct. So option C is the correct answer of this question. So formal sources of law and material sources of law. There are two kinds of sources of law according to Samand. Firstly, formal sources of law. Secondly, material sources of law. Question number 12 है, how many kinds of material sources of law, यानी सामंड ने दो तरह के सोर्सेज ऑफ लॉ के मतलब बताया। पहला फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरा मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। फिर हमारा जो क्वेश्चन जो हमने इसमें से ऑब्जेक्टिव निकाला वो ये है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मटेरियल, यानी फॉर्मल और मटेरियल सोर्सेज दो तरह के जो दिए हैं सोर्सेज ऑफ लॉ सामंड के मुताबिक। तो आगे मटेरियल सोर्सेज की फर्दर कितनी काइंड्स हैं। How many kinds of material sources of law according to Samand are? Option A है 2, option B है 3, option C है 4, option D है 5। तो इसका जो right option है option A, there are two kinds of material sources of law. There are two kinds of material sources of law. कि material sources of law की दो kinds हैं according to Samand. Next हमारा question number 13 है, material sources of law are, जो material sources of law है वो मुश्तमिल है जो दो काइंड्स है मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ की, वो कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए है कस्टम प्लस प्रेसिडेंट, यानी एक कस्टम दो प्रेसिडेंट।
ऑप्शन बी है एक लीगल और दो हिस्टोरिकल। ऑप्शन सी है कन्वेंशंस और एक कन्वेंशंस और दो ट्रीटीज। और इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ आर डैश। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यानी मटेरियल सोर्सेज की दो काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू सामर्ट, और वो लीगल सोर्सेज हैं और हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। there are two kinds of material sources and that sources are legal sources and historical sources. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। there are dash there are dash kinds of legal sources of law according to Samad. अब मटेरियल सोर्सेज की जो हमने सामड के बकौल जो दो काइंड्स देखी वो थी लीगल और हिस्टोरिकल, और फर्दर आगे जो लीगल सोर्सेज हैं मटेरियल सोर्सेज के आगे जो फर्दर जो हमने देखा कि मटेरियल सोर्सेज की दो काइंड्स हैं, एक लीगल और दूसरा हिस्टोरिकल। आगे जो मटेरियल सोर्सेज की लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर फर्दर जो है वो आगे काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू सामड। तो वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? देयर आर डैश काइंड्स ऑफ लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामड। ए 3 काइंड्स, बी 4 काइंड्स, सी 5 काइंड्स, डी 6 काइंड्स। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामड। सामड ने 5 काइंड्स बताई हैं लीगल सोर्सेज की, और वो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन 15 के अंदर इसका अहाता किया है। देयर आर मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामड, और लीगल सोर्सेज के अंदर जो 5 उसकी काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है इक्विटी। ए के अंदर एक इक्विटी, 2 कस्टम, 3 प्रेसिडेंट, 4 एग्रीमेंट। बी एक इक्विटी, 2 रिलीजन, 3 कन्वेंशंस, 4 एग्रीमेंट। सी ऑप्शन है एक लेजिस्लेशन, 2 प्रेसिडेंट, 3 कस्टम, 4 एग्रीमेंट और 5 प्रोफेशनल ओपिनियन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है कि देयर आर 5 kinds of legal sources of law according to Samad, and these kinds legal kinds are according to Samad are: 1, firstly the legislation, secondly the president, thirdly the custom, fourthly the agreement, and fifthly or finally is professional opinion. तो लीगल सोर्सेज की 5 काइंड्स हैं सामड के मुताबिक कि लेजिस्लेशन जो है वो एक काइंड है, लेजिस्लेशन कानून साजी। 2 प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नज़ायर को कहते हैं, नज़ीर को कहते हैं। डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, जो अदालतें फैसले देती हैं उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। अदालतों के दिए हुए डिसीजंस जो कि बाइंडिंग होते हैं दूसरी अदालतों पर, वो प्रेसिडेंट। तीसरी जो है वो कस्टम है लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू सम। कस्टम के रिवाज, रस्म और रिवाज जो सदियों से चला आ रहा है वो है लीगल सोर्सेज। एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होते हैं दो पार्टीज के दरमियान, तो उस एग्रीमेंट्स जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है। फिर फिफ्थली एंड द फाइनली ऑफ लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सामड इज प्रोफेशनल ओपिनियन। तो जो प्रोफेशनल है, जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने कोई बुक्स लिखी हैं, मुख्तलिफ जूरिस्ट जो है उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, तो वो जो बुक्स लिखी हैं वो बुक्स जो है वो प्रोफेशनल ओपिनियन उसमें कोई दी गई है, कोई राय दी गई है, तो उस ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए कोई कानून साजी होती है, कोई कानून बनता है, कोई कानून का दर्जा इख्तियार कर जाती है कोई ओपिनियन, तो उसको प्रोफेशनल ओपिनियन, ये भी लीगल सोर्स ऑफ लॉ है अकॉर्डिंग टू सामड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द वर्क्स ऑफ पोथियर। ये जूरिस्ट का नाम है पोथियर, POTHER, पोथियर, POTHER, पोथियर। द वर्क्स ऑफ पोथियर, कि जो काम किया पोथियर ने, द कोड ऑफ जस्टिनियन, और जस्टिनियन का कोड ज़ाब्ता, जो जस्टिनियन माजी के अंदर, अगर आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आपने पढ़ा था
कि कोड ऑफ जस्टिनियन जो है वो अवाइल के जो कानून है उनमें उसका एक खास मुकाम है। तो पोथिर का जो वर्क है और जो कोड ऑफ जस्टिनियन है आर द डैश ऑफ रूल ऑफ लॉ। वो कौन सी काइंड में आता है, वो फॉर्मल सोर्सेस यानी सामर्ट के फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ के अंदर आता है, या वो सामर्ट के मटेरियल सोर्सेस ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो फॉर्मल सोर्सेस के मतलब तो आप जानते हैं जो कि सामर्ट का नजरिया है, जो पहला जो है वो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ है कि जो कानून है वो आता है किसकी तरफ से, कानून जो है वो सावरन अथॉरिटी की तरफ से, सावरन का ऑर्डर होता है, तो उसे कहते हैं कि ये फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। और मटेरियल सोर्सेज के अंदर जो है वो कस्टम, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, सो ऑन, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो फिर ये किस जो है वो काइंड के अंदर आ जाएगा, द वर्क्स ऑफ पोथियर, यानी पोथियर ने जो वर्क किया, काम किया, जो उसने बुक लिखी या कोई मकाला लिखा या कोई उसने थीसिस लिखा, तो जो उसका काम है, जो प्रोफेशनल ओपिनियन होगी, वो किसके अंदर आएगा, ऊपर हमने पढ़ा मटेरियल सोर्सेज के अंदर। कोड ऑफ जस्टिनियन, जो कोड ऑफ जस्टिनियन था, जिस कोड के अंदर जो है वो ऑफेंसेस और उनकी जो सजाएं थी वो बताई गई थी कोड ऑफ जस्टिनियन के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा, वो मटेरियल सोर्सेज के अंदर आएगा। तो इसके दो ऑप्शन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्क्स ऑफ पोथियर the code of Justinian are the dash of the rules of law, A. Formal sources, B. Material sources. The works of Pothier, the code of Justinian are the material sources of rule of law. तो ये material sources of law के अंदर आएंगे, यानी पोथियर का वर्क और यानी जोरस पोथियर का वर्क और कोड ऑफ जस्टिनियन जो है ये मटेरियल सोर्सेस लॉ के अंदर आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, according to dash there are two kinds of sources of law, namely, अब किस जुरिस्ट के मुताबिक जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उसकी दो काइंड्स हैं, वो कौन सा जुरिस्ट है जिसके मुताबिक सोर्सेज ऑफ लॉ की दो काइंड्स हैं, ए डाइसी, डाइसी के मुताबिक, बी हॉलैंड, हॉलैंड के मुताबिक, सी कीटोन, के डबल ई टी ओ एन कीटोन, एंड डी डाइस। तो किसके मुताबिक है, कीटोन के मुताबिक, डाइसी के मुताबिक, हॉलैंड के मुताबिक या डाइस के मुताबिक, और वो कौन कौन सी हैं, अकॉर्डिंग टू डैश देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, नेमली बाइंडिंग सोर्स, पहला है बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ और दूसरा है परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ। बाइंडिंग यानी ये ऐसा जुरिस्ट जिसने ये दो काइंड्स थी, पहली है बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरी है परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ, और वो कौन सा जुरिस्ट है, ए डाइसी, बी हॉलैंड, सी कीटोन और डी डाइस। और इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। कीटोन, अकॉर्डिंग टू कीटोन देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, नेमली बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ और सेकंड वन इज द परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ। बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ वो सोर्सेज ऑफ लॉ है जो कि हर हाल में बाइंडिंग होते हैं, काबिल पाबंद होते हैं, जिन पर अमल करना जो है वो जरूरी होता है, वो काबिल पाबंद होते हैं। और जो परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ है जिसकी तरगीब दी जाती है, जिसके पीछे कोई पावर होती है, जिसके अंदर कस्टम आ जाता है, एग्रीमेंट आ जाता है, कन्वेंशंस आ जाते हैं, तो परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, तो मैंने पहले थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दिया आपके लिए, लेकिन उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी बना दिया आपके लिए। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ऑप्शन ए है लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट और कस्टमरी लॉ। ऑप्शन बी है प्रोफेशनल ओपिनियन, दो प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी और तीन है इक्विटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस question. What are the examples of persuasive sources of law, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ऑप्शन बी के अंदर बताई गई है। ऑप्शन बी के अंदर है प्रोफेशनल ओपिनियंस, एक, दो प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी और तीन है इक्विटी। तो ये तीन जो है ये एग्जांपल्स हैं परसुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कॉर्पस जुरिस? व्हाट इज कॉर्पस जुरिस? ये आपकी जो बुक है उसके अंदर ही, सोर्सेज ऑफ लॉ के चैप्टर के अंदर ही ये वर्ड और ये टर्म दी हुई है कॉर्पस जुरिस। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कॉर्पस जुरिस क्या है। ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है लेजिस्लेचर को कहते हैं कॉर्पस जुरिस। ऑप्शन बी है द लॉ एज द सम और कलेक्शन ऑफ द लॉज। ऑप्शन बी है द लॉ एज द सम और कलेक्शन ऑफ द लॉज। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। कि कॉर्पस जुरिस कहते हैं, किसको कहते हैं? ए लेजिस्लेचर को कहते हैं, बी द लॉ एज द सम और कलेक्शन ऑफ द लॉज, और सी के जो ऊपर बयान किए ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि जो कॉर्पस जुरिस है, कॉर्पस से मुराद अगर थोड़ा सा इसका मैं हाथा आपको कर दूं, जुरिस का मतलब होता है, आप माशाल्लाह करीबन आपका 1 साल कंप्लीट होने को है, तो जुरिस कहते हैं कानूनदान को, जुरिस्ट कानूनदान को कहते हैं और जुरिस कहते हैं लॉ को, और कॉर्पस कहते हैं बॉडी को, लॉ की बॉडी, लॉ का ज़ाब्ता। तो इसका बी ऑप्शन फिर करेक्ट ऑप्शन है। लेजिस्लेचर तो एक अदारा है जो कानून साजी करता है, लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना, पार्लियामेंट कानून साज अदारा जो लेजिस्लेशन करता है, कानून साजी करता है, तो लिहाजा ऑप्शन ए लेजिस्लेचर तो करेक्ट आंसर नहीं है इसका। फिर बी है द लॉ एज द सम और कलेक्शन ऑफ लॉज। तो कलेक्शन ऑफ लॉज की ज़ाब्ता, मजमुआ, कानून का ज़ाब्ता, बॉडी यानी बॉडी ऑफ द लॉ यानी कानून के ज़ाब्ते को कहते हैं कॉर्पस जुरिस। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कॉर्पस जुरिस सिविल? पहले था कॉर्पस जुरिस, अब व्हाट इज कॉर्पस जुरिस सिविल? ये भी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है सोर्सेज ऑफ लॉ, उसके अंदर ये टर्म यूज हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉर्पस जुरिस सिविल? तो ये क्या होता है कॉर्पस जुरिस सिविल? द बॉडी ऑफ सिविल लॉ। सिविल से मुराद सिविल, जुरिस से मुराद कानून, कॉर्पस से मुराद ज़ाब्ता, तो मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी। The body of civil law complied and codified under the direction of the Roman Emperor Justinian in AD 528 to 556 के 528 से 556 एडी के अंदर जो जस्टिनियन, रोमन एम्परर जस्टिनियन ने जो ज़ाब्ता दिया कॉर्पस जुरिस सिविल, उसको कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द सुई जुरिस इज अ। अब सुई जुरिस की वर्ड यूज हुआ है आपके इस चैप्टर के अंदर, सुई जुरिस, एस यू आई, सुई, JURIS, जुरिस। द सुई जुरिस इज डैश टर्म, किस जुबान की ये टर्म है? ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है लेटन, ऑप्शन सी है फ्रेंच, और ऑप्शन डी है जर्मन। कि ये किस जुबान की टर्म है? कि ये लेटन जुबान की टर्म है, ये फ्रेंच जुबान की है, रोमन की है, जर्मन की है। तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज द सुई जुरिस इज अ लेटन वर्ड, लेटन वर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, द सुई जुरिस इज अ लेटन टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, सुई जुरिस मीन्स। अब सुई जुरिस का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है वंस ओन एयर्स, वंस ओन एयर्स, लीगल एयर्स जैसे कहते हैं, कानूनी वर्सा। बी ऑप्शन है एबल टू डू समथिंग, काबिल होना, टू डू समथिंग, कुछ करने के काबिल होना, एज इन टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई मुआहिदा करने के काबिल होना। और सी ऑप्शन है और वंस ओन राइट, कि कोई अपना राइट रखे, ऑफ वंस ओन राइट। और दूसरा इसका है पोजेसिंग फुल सोशल एंड सिविल राइट्स, कि कोई शख्स जो है वो पोजेस करता है, रखता है सोशल एंड सिविल राइट्स, कि कोई किसी शख्स जो है वो माशरती,
माशी हर किस्म के जो राइट्स हासिल है सोसाइटी के अंदर रहते हुए, माशरे के अंदर रहते हुए, उसे कहते हैं सुई जुरिस। कि किसी शख्स को राइट हासिल है माशरे के अंदर रहते हुए कि उसके राइट्स हैं, सर्टेन राइट्स हैं, जो कि एक रियासत जो है वो डिक्लेयर करती है कि हर वो सिटीजन जो रियासत के अंदर रहता है उसके कुछ सर्टेन राइट्स हैं जिनको उसने प्रोफेस करना है, उसको एंजॉय करना है, और उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो एक शख्स का राइट होता है, दूसरे की ड्यूटी होती है। जिसका अब राइट है कि पोजेसिंग फुल सोशल एंड सिविल राइट्स, अब इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का कि सुई जुरिस मींस ए हमने पढ़ा था वंस ओन heirs, गलत है। बी एबल टू डू समथिंग एज इन टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन है वंस ओन राइट और पोजेसिंग फुल सोशल एंड सिविल राइट्स, कि एक शख्स जो है वो पोजेस करता है अपने सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, माशरती कानून जो अपने हकूक हैं वो पोजेस करता है, रखता है। और कोई शख्स जो है अगर उसकी वायलेशन करता है तो उसको राइट है कि वो अदालतों के जरिए से उसकी चाराजोई जो है वो हासिल करे। तो वो सुई जुरिस कहा जाएगा। सुई जुरिस मींस ऑफ वंस ओन राइट, कि किसी को जो राइट हासिल है उसे कहते हैं सुई जुरिस। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटर पार्टस मीन्स। ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर वर्ड टर्म यूज हुई है, इंटर पार्टस, INTER, इंटर PARTES, इंटर पार्टस मीन्स डैश। ऑप्शन ए है लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी है कस्टम, ऑप्शन सी है बिटवीन पार्टीज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। अब इंटर पार्टस मीन्स ए लेजिस्लेशन। इंटर को अगर आप देखें तो इंटर का मानी क्या बनता है, इंटर बिटवीन। पार्टीज से मुराद आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो पार्टीज, इंटर पार्टस बिटवीन पार्टीज। तो ऑप्शन ए है लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी है कस्टम, और ऑप्शन सी है बिटवीन पार्टीज। ये बिटवीन पार्टीज अगर कोई डिस्प्यूट है इस हद तक, इंटर पार्टस की हद तक जो है, उसका मतलब क्या है, बिटवीन पार्टीज, पार्टीज फ्रीकैन के दरमियान, इससे मुराद है इंटर पार्टस मींस बिटवीन पार्टीज। The between parties, inter partes means between parties is the correct answer of this question. Next question हमारा है inter partes is a dash term। इस जुबान का जो है ये वर्ड है, टर्म है। ए रोमन, बी लेतन, सी फ्रेंच, डी जर्मन। तो ये लेतन टर्म है। इंटर पार्टस इज अ लेतन टर्म, लेतन टर्म है इंटर पार्टस। Next question, question number 25, the term de facto। The term de facto means, de facto जो term है means का मतलब होता है de facto, de facto। The term de facto means dash a in point of fact, in point of fact। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए एग्जांपल के साथ कि de facto होता क्या है। In point of fact, B existing in fact, कि हकीकत में होना, किसी वाक्य का होना। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट बी, ए है इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, बी है एग्जिस्टिंग, मौजूद होना किसी हकीकत के अंदर, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, हकीकत में मौजूद होना। सी हैविंग अफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, हैविंग अफेक्ट इवन दो, ऑप्शन सी है हैविंग अफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो de facto means ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी de facto का मतलब होता है कि किसी हकीकत इन अ पॉइंट ऑफ फैक्ट एग्जिस्टिंग, किसी हकीकत का मौजूद होना, या हैविंग अफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, असर होना इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज। इसकी एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ डिफेक्टो की। आगे चल के पार्ट 4 के अंदर आपने इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिफेक्टो और डिजोरे रिकग्निशन का कंसेप्ट पढ़ना है। डिफेक्टो से मुराद होता है वहां पर हकीकी या आर्जी तस्लीम,
जैसे आपका ऑप्शन 3 हैविंग अफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, जो कि ये ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी की ये मीनिंग है, हैविंग अफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, कि आर्जी तौर पे किसी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए। जैसे इजराइल है तो पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को तस्लीम ही नहीं किया रियासत के तौर पे, और अगर पाकिस्तान सर्टेन कंडीशंस के तहत इजराइल को तस्लीम करे तो उसे कहेंगे कि ये डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, कि ये फॉर्मली लीगली नहीं किया, आईनी तौर पे, जो डिजोरे अगला मेरा क्वेश्चन आ रहा है, आईनी तौर पे नहीं किया, डिफैक्टो किया है। अगर इजराइल ये कंडीशंस इसको फॉलो करेगा तो फिर जो है उसकी रिकॉग्निशन जो है वो डिजोरे हो जाएगी, अदरवाइज वो डिफैक्टो ही है, आर्जी है, वक्ती तौर पे है। तो डिफैक्टो से मुराद क्या है? हैविंग इफेक्ट इवन दो नॉट फॉर्मली और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, ये लीगली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, फैक्ट है, हकीकत है, लेकिन अभी उसे लीगली जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो डिफैक्टो होता है आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे, रस्मी तौर पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द टर्म डिजोरे मींस डैश। ए है एज अ मैटर ऑफ लॉ, ए ऑप्शन है एज अ मैटर ऑफ लॉ, बी ऑप्शन है एग्जिस्टिंग बाय राइट और अकॉर्डिंग टू लॉ, एग्जिस्टिंग बाय राइट और अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इजराइल को हम आइनी तौर पे तस्लीम कर लें, बगैर कोई पाबंदी रखते हुए, बगैर कोई लिमिट लगाते, बगैर कोई टर्म रखते, बगैर कोई शराइत रखते हुए, तो ये डिजोरे रिकॉग्निशन होगी ऑफ द कंट्री और स्टेट ऑफ इजराइल फ्रॉम द पाकिस्तान। तो डिजोरे मींस एज ए ऑप्शन है एज अ मैटर ऑफ लॉ, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, आईनी तौर पे, एग्जिस्टिंग बाय राइट अकॉर्डिंग टू लॉ, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो मान लिया जाए, कानून के मुताबिक। डिजोरे का सिंपल मतलब होता है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, आईनी तौर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म फोर्स जूरिस मींस। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको असाइनमेंट बना के दी थी उसके अंदर भी ये, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये टर्म यूज हुई थी, चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर ये वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होती है, और आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है कि द टर्म फोर्स जूरिस मींस। जूरिस अगर आप वर्ड देखें तो जूरिस से मुराद कानून होता है। अब फोर्स को आपने देखना है कि वो क्या होता है, FONS। ए ऑप्शन है डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, ये फोर्स जूरिस से मुराद है डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। बी है एडवांटेजेस ऑफ लॉ, कि कानून की खामियां, कानून की जो है वो, जो कानून के एडवांटेजेस हैं वो क्या है। सी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, डी है सोर्सेज ऑफ लॉ, और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करें तो जूरिस से मुराद तो लॉ है और चैप्टर हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ है, तो फिर कौन से क्या मुराद होगा, सोर्सेज। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट और राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 27 इज द टर्म फोर्स जूरिस मींस सोर्सेज ऑफ लॉ। द टर्म फोर्स जूरिस मींस सोर्सेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ में से, वो है क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म एड इन्फिनिटिव मींस, ये भी यूज हुई है आपके इस चैप्टर के अंदर। द टर्म एड इन्फिनिटम मींस डैश ए देयर टू, कि इस टर्म से क्या मुराद है, देयर टू, बी देयर टू THERETO, देयर टू, देयर टू उसको, बी टू द इंटर ऑफ द अर्थ, टू द इंटर ऑफ द अर्थ के सॉरी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, के जमीन का वस्त, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एड इन्फिनिटिव से मुराद है, मतलब होता है देयर टू उसका, बी ऑप्शन है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन का वस्त, सी ऑप्शन है फॉर द
जजेस इंफॉर्मेशन के जजेस की इंफॉर्मेशन इतला फॉर द फॉर के लिए द जजेस इंफॉर्मेशन जजेस की इतला के लिए। और डी ऑप्शन है विदाउट लिमिट। एड से मुराद है विदाउट और इन्फिनिटिव से मुराद है लिमिट। इन्फिनिटी वर्ड आपने सुना होगा कि इन्फिनिटिव जी रेलवे लाइन जो है इन्फिनिट जाता है, लामहदूद है, उसकी कोई जो है वो अगर यहाँ से खड़े होकर आप देखें तो लामहदूद जो है वो होती है, इन्फिनिटी होती है, लामहदूद उसको नहीं कहा जा सकता कि ये कितना इसका फासला है। तो विदाउट लिमिट, बगैर लिमिट के, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। द टर्म एड इन्फिनिटिव NINFINITUM infinitum ad INFINITUM ad infinitum